मैं चंद्रशेखर गुप्ता, त्यागी परिवार ऑनलाइन क्लास कक्षा 9 विषय गणित। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 9 की हमारी ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई हैं और समस्त हमारे भैया बहन पढ़ना शुरू कर दें। और जिनके पास ये पहुंच जाए मैसेज या मोबाइल में पहुंच जाए सूचना तो और भैया बहनों को भी बता दें, हम मोबाइल नंबर भी आपको बता देंगे। तो इसके बाद हम जो है रेखा गणित के बारे में कुछ परिभाषाएं बता रहे हैं, क्योंकि परिभाषाएं अगर हम तैयार कर लेंगे तो रेखा गणित समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुम लोग पहले रेखा गणित की कुछ जानकारियां पता नहीं रहती हैं, इसलिए वो रेखा गणित कठिन लगने लगती है। और अब देखिए, सबसे पहले हम बता रहे हैं बिंदु। बिंदु की परिभाषा। बिंदु क्या है? बिंदु जो है, अगर हम कोई भी वृत्त बनाए तो भी हमें बिंदु की जरूरत होती है। कोई रेखा खींच रहे या त्रिभुज बना रहे तो बिंदु तो रखना ही पड़ेगा। बिंदु जो है, बिंदु की परिभाषा है, बिंदु अगर हमने ऐसे चिन्ह रख दिया, बिंदु हो गया। जैसे हम लिख देते हैं बिंदु ए, यहाँ ए निशान लगा दिए, लिख दिया ए, ये हम इसको पढ़ते हैं बिंदु ए। इसकी परिभाषा हो जाएगी कि बिंदु जो होता है हमारा, इसमें जो है बिंदु ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, ये बिंदु कहलाता है। बिंदु को सिर्फ हम प्रकट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसकी परिभाषा दूसरी ये है कि बिंदु एक ऐसा वृत्त है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती। इसकी तो परिभाषा हो गई बिंदु की। बिंदु हम प्रदर्शित करते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। इसके बाद अब बात आती है रेखा की। रेखा जो है, रेखा को आप समझ लें अच्छी तरह से। रेखा जो है एक सीधी होती है और दोनों दिशाओं में, दोनों तरफ हम तीर लगा देते हैं। इसका विस्तार जो है दोनों दिशाओं में अपरिमित होता है। ये रेखा है। रेखा एक सरल रेखा जो दोनों दिशाओं में चाहे जितनी बढ़ा दें उसको हम एक रेखा कहते हैं। इसका हम नाम लिख देते हैं एल। अगर हमें कोई बिंदु लिखना है तो हम यहाँ निशान लगा दें तो फिर ये निश्चित हो जाती है ए बी। तो ये फिर हम आगे बताएंगे। अभी रेखाखंड दिया है, तो रेखाखंड जो है इसमें रेखा के सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। ये रेखाखंड है, ये निश्चित बिंदु हो गए। रेखा के सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। इसके बाद अब आता है किरण। किरण जो है, किरण की परिभाषा जो है होती है, इसका विस्तार एक बिंदु निश्चित होता है, दूसरा सिरा होता है वो अपरिमित होता है। इसको आगे हम कहीं तक बढ़ा सकते हैं। ये किरण की बात हो गई। तो हमें ध्यान रखना है रेखा, रेखाखंड, किरण, इन तीनों में अंतर समझना है। अगर रेखा की बात आती है तो दोनों तरफ हम तीर लगा देते हैं, दोनों तरफ विस्तार होता है इसका। और रेखाखंड में ये सीमित होती है। रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है और जो किरण होती है, किरण एक बिंदु स्थिर रहता है और दूसरा चलायमान रहता है, इसको किरण कहेंगे। इसके बाद अब बात आती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं, वे रेखाएं जो एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करें। ये दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। ये हम नाम लिख दें अगर, तो इसको एल कहेंगे, इसको एम कहेंगे। ये दोनों रेखा, एक रेखा एल है, एक रेखा एम है। ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करती है उसको हम प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं। ये बिंदु हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो ये परिभाषा होगी हमारी प्रतिच्छेदी रेखाओं की कि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती हैं, उसको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और जिस बिंदु पर काटती हैं उसको प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं। अब इसके बाद 6वें नंबर पे जो हमने परिभाषाएं हेडिंग नंबर डाली, ये समांतर रेखाएं। ये रेखाएं बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि कक्षा 8 जो पास कर लेते हैं हमारे भैया बहन, रेखा गणित पे विशेष बहुत कम ध्यान देते हैं और आगे चल के इनकी जरूरत होती है। तो समांतर रेखाएं, सीधी सीधी सी बात है। समांतर रेखाओं के लिए हम कोई भी दो रेखाएं खींचे इस तरह से, ये दो रेखाएं खींच दी हमने। इसकी परिभाषा जो होगी समांतर रेखाओं की, हमने दो रेखाएं खींची, एक नाम एल एम नाम लिख दिया।
इसकी परिभाषा होती है कि दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी प्रत्येक जगह बराबर हो वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। बीच की दूरी या कहें दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी बराबर हो तब समांतर रेखाएं होती हैं। यह हम कह सकते हैं जब दो रेखाओं को आगे बढ़ाने पर कहीं ना मिले उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। इसको हम तीन तरह से हमने बता दिया। नंबर एक, दो रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं खींचने पर आगे कहीं ना मिले वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। या दो या दो से अधिक रेखाएं जिनकी बीच की दूरी प्रत्येक जगह बराबर हो वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसके बाद आती है संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं समझ ले किस तरह होती हैं। एक बिंदु दिया होता है, इस बिंदु से हम रेखाएं चाहे जितनी खींच दें, एक रेखा हमने ये खींच दी इस बिंदु से, ये बिंदु रेखाएं खींच दी, और भी हम बिंदु रेखाएं खींच दें इस तरह से ये खींच दें, तो जिस बिंदु पर ये काटती हैं इसको हम संगमन बिंदु कहते हैं। ये रेखाएं खींच रहे हैं हम, इस तरह से हमने ये रेखाएं जो खींची हैं ये हमने एल नाम दिया, एम, एल, एम, एन, ये रेखाएं हैं। तो दो या दो से अधिक रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो जो ओ बिंदु नाम दिया तो ये कहलाती हैं संगामी। जिस बिंदु पर काटती है संगामी बिंदु है, और इस ओ बिंदु से निकल रही हैं रेखाएं, ये संगामी रेखाएं हैं। इस तरह से परिभाषाएं हमारी हो गई। हम जो है इसको अब आगे बता रहे हैं। हाँ, तो अब देखिए थोड़ी संगामी रेखाओं की परिभाषा नोट कर लें। बहुत हम उसमें बोल रहे धीरे से। संगामी रेखाओं जो हमने अभी बताई हैं उसमें जो है लिखना है तुम्हें तीन या तीन से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरे संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। चित्र भी हमने बना दिया है। अब हम आते हैं कोण। ये रेखाओं के बारे में हमने बता दिया। अब हमें जरूरत पड़ती है कोण किसे कहते हैं, कोण क्या है, कोण कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि रेखा गणित में रेखाएं और कोण अगर बात समझ में आ गई तो रेखा गणित बनने लगेगी। तो अब हम आते हैं कोण। कोण की परिभाषा देखो हमने बोर्ड पर भी लिख दी है। दो किरणों के एक सिरे के झुकाव को कोण कहते हैं। तो ये कोण की परिभाषा है। इसके बाद कोण समझ लें। दो किरणें हमें बनाना है। एक इस तरह से हमने एक रेखा खींच दी। इसकी परिभाषा एक और बन जाएगी। अगर हम कोई दो किरणें एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर खींचें तो उस उभयनिष्ठ बिंदु पर जो बनता है वो कोण ही बनता है। तो इस तरह से हम ये बना रहे हैं। ये हमारी दो किरणें हैं। क्योंकि हमने किरणों की परिभाषा में बताया है कि एक उभयनिष्ठ बिंदु, ये हमने लिख दिया, यहाँ उभयनिष्ठ बिंदु है। ये एक किरण हमने नीचे खींच दी, एक ऊपर की ओर, तो ये हमारा झुकाव आया है, ये कोण कहलाता है। इसको हम अगर लिखें, यहाँ हमने ए लिख दिया, यहाँ बी, यहाँ सी, तो हमारा ये कोण बन गया। तो ये बात जो हमने लिखी है वो भी हो गई कि दो किरणें हैं, एक सिरे की झुकाव, ये हमारा झुका हुआ जो है इसको हम कोण कहेंगे। ये कोण बन गया हमारा। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं कोण का, ये समझें। कोण का नाम जो लिखना है तो पहले तो हम लिख सकते हैं इस कोण का नाम सिर्फ कोण बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर हमें ऐसा नहीं लिखना है तो हम ऐसा नाम लिखते हैं कि जिस कोण जिस बिंदु पे बन रहा है उसको हम बीच में रखते हैं। इसको हम लिखेंगे कोण ए बी सी। इस कोण का नाम जे भी हो सकता है। अगर हमें ऐसा नहीं लिखना है तो सिर्फ बी, हमारा बिंदु जो बी दिया है इसको बीच में ही रखा जाता है। इसको लिखेंगे कोण सी बी ए। इसको हम तीन तरह से इस कोण का नाम लिख सकते हैं। या तो हम अकेला बी लिख दें, या कोण ए बी सी लिख दें, या कोण सी बी ए, तीनों बात एक ही है। तो इस तरह से इसका नामकरण करेंगे। ये कोण है, ये हमारी दोनों किरणें हैं, ये उभयनिष्ठ बिंदु है। ये हो गई कोण की परिभाषा। अब आता है कोणों का वर्गीकरण। कोणों का वर्गीकरण, जो कोण है इसमें जो है हमें कोण जो वर्गीकरण करते हैं वो कोण के माप के अनुसार करते हैं। पहले हमारा जो
नाम है। वैसे शून्य कोण से शुरू करें। शून्य कोण वैसे कक्षा 6, 7, 8 जबकि यहाँ तक कि प्राइमरी में भी हमारे कोणों के बारे में आ चुका है। तो आप सब लोग हमारे जो भैया बहन है काफ़ी कोणों से परिचित हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम याद उनको दिला रहे हैं कि कोणों की बात ध्यान रखें, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो शून्य कोण आता है, शून्य कोण हमारा जो कोण 0 अंश का होता है उसको शून्य कोण कहते हैं। सिंपल सी बात हो गई। इसके बाद अब आता है न्यून कोण। न्यून कोण हम नाम लिखते चल रहे हैं, परिभाषाएं इसकी ध्यान रखना है, माप के अनुसार इसकी परिभाषा बन जाती है। तो न्यून कोण जो होता है वो 0 अंश से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। या हम कहें न्यून कोण वे कोण हैं जो 0 और 90 के बीच में बनते हैं, उनको हम न्यून कोण कहते हैं। 0 से अधिक होगा और 90 से कम, इनके बीच में जो भी कोण आएंगे वो न्यून कोण कहलाते हैं। इसके बाद अब नंबर आगे आता है समकोण। हाँ, पहले इसका हम एक चित्र भी बना दें। जो न्यून कोण होता है हम एक सीधी रेखा खींचते हैं और ऐसा कोण बनाते हैं जो 90 से कम हो, इस तरह से। तो और नाम लिखते हैं कुछ भी, यहाँ पे तीर लगा दिया करें, ये PQR नाम कुछ भी लिख दें, ये हमारा न्यून कोण बन गया। ये 90 से कम होना चाहिए, न्यून कोण है। अब समकोण, समकोण जो होता है वो ठीक 90 अंश का होता है, उसको हम समकोण कहते हैं। समकोण में सीधे हम एक रेखा खींच देंगे और सीधे कोण बनाएंगे। जो भी हमारा कोण बनेगा ये सीधे 90 अंश का कोण होगा। जे 90 अंश है, इसको हम कहते हैं समकोण। नाम कुछ भी लिख दें, PQR लिख दें, चाहे ABC लिख दें, चाहे XYZ लिख दें, ये हमारा समकोण है। ये ठीक 90 अंश का होता है। इसके बाद अब आता है अधिक कोण। अधिक कोण जो होता है, अधिक कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से छोटा हो, उसको हम अधिक कोण कहते हैं। जो कोण 90 अंश से अधिक हो या बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो, उसको अधिक कोण कहेंगे। अगर हमें चित्र बनाना है तो 90 से अधिक बना दें तो हमारा ये कोण बन जाता है अधिक कोण, और नाम भी लिख दें, इस तरह से दर्शा दें तो ये हमारा बनेगा अधिक कोण। ये 90 से अधिक है, हम नाम लिख दें XYZ, ये बन गया हमारा अधिक कोण। अब बात आती है अधिक कोण के बाद ऋजु कोण या सरल कोण। सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण हमारा जो कोण ठीक 180 अंश का हो उसको हम अधिक कोण कहेंगे। सरल कोण, जो कोण ठीक 180 अंश का हो उसको सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। और सीधे एक रेखा खींच देंगे, सीधी सरल रेखा, ये हमारा सीधा बन जाएगा सरल कोण या ऋजु कोण। ये बन गया हमारा सरल कोण या ऋजु कोण, ये रेखा खींच दी हमने। इसके बाद आता है बृहत कोण या प्रत्वर्ती कोण। इसको बृहत कोण या प्रत्वर्ती कोण। तो बृहत कोण जो कोण 180 अंश से अधिक हो और 360 से कम हो, वो कोण बृहत कोण कहलाते हैं। एक रेखा खींच देंगे हम इस तरह से, और 180 अंश से अधिक करना है ये नीचे की ओर। तो जो ये कोण बनता है हमारा, ये सभी कोण बृहत कोण कहलाते हैं। यहाँ हमने लिख दिया, तो जो ये कोण बनेगा वो बृहत कोण है। बृहत कोण जो कोण 180 अंश से अधिक हो और 360 से कम हो, उसको कहेंगे बृहत कोण। इसके बाद आता है संपूर्ण कोण। जो संपूर्ण कोण होता है वो ठीक पूरा कोण 180 अंश का हो, उसको हम संपूर्ण कोण कहते हैं। तो अभी हम बता रहे थे कोणों के बारे में। इसके बाद अब हम बता रहे हैं, हाँ तो देखिए अब हम आ रहे हैं कोण पर। कोण हम संपूर्ण कोण तक हमने बता दिया है। संपूर्ण कोण का जो चित्र नहीं बनाया है अभी, उसमें हम थोड़ी एक चित्र बना दे रहे हैं। संपूर्ण कोण जो होता है किसी भी बिंदु पर बनाए, अगर हम इस बिंदु पर बना रहे तो जो संपूर्ण कोण बनता है हमारा, इस तरह से पूरा
माप में संपूर्ण कोण हो जाता है, और किसी भी केंद्र पर अगर हम कोण बना रहे हैं तो 360 अंश का होता है। ये ध्यान रखेंगे, ये संपूर्ण कोण है। इसके बाद अब नंबर आता है हमारा आसन्न कोण का। आसन्न कोण जो है समझ लें, क्योंकि ये आसन्न कोण बहुत जरूरी है और इसमें पहली बार शायद 9 में मिल रहा पढ़ने को। तो आसन्न कोण की परिभाषा भी लिख दी है हमने, बहुत अच्छी तरह से समझना और लिखना है। ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष एवं एक भुजा उभयनिष्ठ हो आसन्न कोण कहते हैं। इसका मतलब अब समझ लें क्या है, हमें दो कोण बनाना है, ऐसे दो कोण, हमें ऐसे दो कोण बनाना है जिनका शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो इस तरह से अगर हम चित्र बना दें, इसका एक किरण, फिर एक इसके बाद फिर बना दिया हमने, और इसका एक बीच में रेखा खींच दें। ये कोण कोई निश्चित नहीं होता कितने अंश का है। अब हमने दो कोण बना दिए, ये दोनों कोण देख रहे हैं, ये कौन से कोण हैं? ये कोण हम पहले इस परिभाषा पे देखें क्या है। परिभाषा भी, इसका नाम भी लिख सकते हैं, जैसे हमने ए लिख दिया, बी सी डी। इसमें हमने दो कोण बना दिए हैं परिभाषा के अनुसार, ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष सिर्फ एक ही है, बी बिंदु, जिनका शीर्ष और एक भुजा हमारी बीडी दी गई है। ये दोनों कोणों में है, एक कोण हमारा ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो ये दोनों कोण के बीच में एक भुजा है। अगर ये भुजा मिटा दे तो सिर्फ एक कोण रहेगा, अगर बीडी भुजा है तो दो कोण बन रहे हैं। तो इसको हम शीर्ष और भुजा उभयनिष्ठ हो तो ये दोनों कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। और इसके अगर हम नाम लिखना चाहें तो नाम लिख सकते हैं। जैसे हमें इस कोण का नाम लिखना है, हम चाहें तो इसका नाम भी लिख सकते हैं। इसका नाम है ए बी डी। इस कोण का नाम लिखेंगे ए बी डी। और एक कोण और बन रहा है, ये है, इसका नाम है डी बी सी। डी बी सी, इसका नाम हम चाहे ए आगे लिख दें, चाहे डी आगे लिख दें, या करके इसको और भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है डी बी ए। और इसमें भी लिख सकते हैं या करके कोण सी बी डी। कहने का मतलब है बी हमारा बीच में रहेगा, डी और ए आगे पीछे हो सकते हैं। ये हो गई आसन्न कोण की परिभाषा। इसके बाद अब आते हैं हम संपूरक कोण। संपूरक कोण में इसकी परिभाषा है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। अगर हम चाहें तो ऐसा चित्र भी बना सकते हैं। इस तरह से हमने चित्र बना दिया, और इसको ये दोनों कोण जो दिए गए हैं, अगर इनका योग 180 अंश है तो ये एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद अब नंबर आता है कोटपूरक कोण। कोटपूरक कोण भी इसी तरह से है कि जब दो कोणों का योग ठीक 90 अंश हो तो उसको हम कोटपूरक कोण या पूरक कोण कहते हैं। और इसमें हम सीधे एक कोण बनाएं इस तरह से, और इसमें एक कोण और बना दें, तो जो ये दो कोण बनेंगे ये कहलाते हैं संपूरक कोटपूरक कोण, और इनका योग 90 अंश है। तो ऐसे दो कोणों का योग, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो उसको हम कोटपूरक कोण कहते हैं। इसके बाद अब बात आती है शीर्ष अभिमुख कोण की परिभाषा। शीर्ष अभिमुख कोण की परिभाषा बहुत अच्छी तरह से हम चित्र में बता रहे हैं कि जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, ये दो रेखाएं हैं और एक दूसरे को काट रही हैं, तो जिस बिंदु पर काटती हैं, यहाँ बिंदु पे काट रही हैं, तो जो इनके विपरीत कोण बनते हैं वो शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं। ये हम इस तरह लिख दें, ये कोण और ये शीर्ष अभिमुख कोण है, और इस तरफ जो कोण बन रहे हैं ये भी शीर्ष अभिमुख कोण है। तो इसकी ये परिभाषा हो गई कि जब दो रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं तो उस बिंदु पर उसके विपरीत जो कोण बनते हैं उसको हम शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। इसके बाद आता है अब कोणों का रैखिक युग्म। तो इसकी परिभाषा भी हमने बोर्ड पर लिख दी है। इसमें लिखा है दो आसन्न कोणों को जिनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त भुजाएं दो विपरीत किरणें हों कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। इसका चित्र से समझ लें, कोई भी दो आसन्न कोण दिए हों और यहाँ पर एक बिंदु दिया है O, हमने A लिख दिया, यहाँ पे B लिख दिया, एक हमने रेखा खींच दी, किरण खींच दी,
तो जो ये कोण बनती हैं ये हमारी कहलाती हैं रेखिक युग्म कोण। इसकी शर्त ये है कि ये आसन्न कोण भी हैं। आसन्न कोण की परिभाषा हमने पहले बता चुके हैं कि एक शीर्ष होगा, ओवेनिष्ठ भुजा होगी, तो ये आसन्न कोण है। लेकिन शर्त ये है कि इसकी दो विपरीत जो किरणें हैं, अतिरिक्त भुजाएं विपरीत किरणें होंगी, तो OB और OA विपरीत किरणें हैं, इसलिए ये हमारा कहलाता है कोणों का रेखिक युग्म। इसके बाद अब हम इस ऑनलाइन क्लास का पार्ट 1 पूरा हुआ हमारा, और धन्यवाद।